जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमें पता है हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन दोस्तों हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट। साथियों आज हम सभी वास्तविक संख्या के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस इस चैप्टर से। साथियों 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और इसमें से कुछ बहुविकल्पीय होंगे, कुछ क्वेश्चन लगाने वाले होंगे, सॉल्यूशन बड़ा होगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बहुविकल्पीय इसमें से हैं, सभी महत्वपूर्ण, सभी को ध्यान से देखिएगा। क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। q का कोई ऐसा मान लेना है q का कि वो सभी सम पूर्णांकों को दर्शा सके, ठीक है ना, जो सभी सम पूर्णांकों को दर्शाए। तो हम ध्यान देंगे क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता, इसमें मतलब सभी को दर्शाना, अगर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, इस तरह से नहीं हो सकता कि सब सम हो जाए, क्योंकि पूर्णांक तो सभी होते हैं। समझ पा रहे हैं ना, पूर्णांक तो सभी संख्याएं होते हैं, जैसे कि जीरो से ऊपर और माइनस तक जाता है, लेकिन हमें धनात्मक लेना है तो 0 से ऊपर ही लेना है। लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 क्यू का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो सम नहीं हो सकता, कभी सम कभी विषम आएगा। और यहां पर देखिए, कभी हम 2 ले लेंगे तो 1 होके 3 बना देगा, और कभी इसे 1 ले लेंगे तो 1 करके 2 बना देगा। तो सम विषम इसमें इसके साथ भी चल रहा है। यहां पर भी देखिए ऐसे 2 है, यहां पर अगर हम 3 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, और प्लस में अगर जब 1 करेंगे तो हो जाएगा 7। और जब यहां पर हम कोई भी संख्या यहां पे लेंगे तो हमेशा देखिए विषम ही बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखिए अगर हम कोई भी संख्या ले लें, अगर 2 के साथ 3 ले लेते हैं तो 6 बनाया, और प्लस में 1 करते हैं तो साथियों यहां पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से हो रहा है। तो ये सभी को विषम बनाते चला जा रहा है, लेकिन आपको पता है किसी भी संख्या में 2 का गुणा किया जाता है तो वह सम संख्या हो जाता है। कोई भी संख्या हो, अगर 2 का गुणा हुआ तो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी जिस भी संख्या में 2 से भाग दिया जा सकता है वह सम संख्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए 2q ही ऐसा संख्या जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, और 2 इसमें मल्टीपल भी है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किसी पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो अभी देखिए q का कोई ऐसा वैल्यू लेना है कि जो हमेशा, अच्छा p है, p का कोई ऐसा वैल्यू लेना जो हमेशा विषम ही निकाल के दे, ठीक है ना, हमेशा विषम ही दे। तो इसको भी हम कुछ भी लेंगे, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या लेंगे तो ये बनता चला जाएगा, सभी सम बनेगा और विषम बनेगा। ऐसे इसमें अगर 2 लिए प्लस 1 किए तो 3 बना विषम, लेकिन अभी यहीं पे 1 लेते हैं, 1 1 2 हो गया तो सम हो गया, इसलिए ये भी गड़बड़ है। और यहां पर देखेंगे इसे तो अभी हमने देखा, जिस भी संख्या में 2 का गुणा रहता है वो सभी को सम बनाता चला जाता है। इसका वैल्यू कुछ भी रखें लेकिन सब सम हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे यहां पर देखिए, जैसे कि ये इसी रूप का है, तो सम में अगर 1 जोड़ेंगे, कोई भी संख्या अगर सम हो, सम में 1 जोड़ा जाता है तो विषम हो जाता है, और विषम में 1 जोड़ा तो सम हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये 2p क्या हो गया, हमेशा के लिए सम है, लेकिन 1 जोड़ते चले जाएंगे हमेशा विषम मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही है। और यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं में हम आपको बता चुके हैं रियल नंबर में कि सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 2 सतह कितना होता है 14, और यहाँ पे 5 सतह कितना होता है 35। तो यहाँ पे 7 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए, तो ये सहअभाज्य नहीं है। वे संख्याएं जिनमें कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाती है, ठीक है ना, वह सहअभाज्य कहलाती है। हमें ज्ञात करना है क्या, सहअभाज्य। इस पे ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य, सहअभाज्य नहीं, ठीक। यहां पर भी देखिए, यहां पर तो नहीं दिख रहा, यहां पर देख लेते हैं हम। 31 तिया साथियों कितना होता है, 31 तिया होता है 93। तो यहां पे 31 31 दोनों में हो गया, और यहां पर देखिए 32 है ना, हाँ 31 है ये भी। क्या 31 दुना कितना होता है 62, और उसके बाद में 31 31 31 कॉमन हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखिए कोई नहीं है, 2 दुना 18 होता है, 9 दुना 18 होता है, यहाँ पे 5 गुणा 5 25 हो जाता है। समझ पा रहे हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे 25। क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहां पर देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की
संख्या का योग, मतलब 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसमें जो भी संख्या उनके घातों का योग कीजिए। कितना आएगा इन सभी ऑप्शनों में से बताना है। तो 144 का आप गुणनखंड करेंगे 144, तो क्या होता है 12 का वर्ग होता है, 12 12 हमने लिख दिया 12 गुणे 12। देखिए 3 चौक होता है 12 और इसे भी आप लिख दीजिए 3 चौक 12। आप इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। देखिए 3 गुणे 2 2 हो गया, इधर भी 3 गुणे 2 2, ठीक। और यहां पे हम 2 2 को लिख लेते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और गुणे में 3 के पावर 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो घातों का योग हमें चाहिए, तो कहेंगे घातों का योग, घातों का योग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए देखिए कोई ऑप्शन 6 है क्या, तो इसमें डी हमारा सही हो गया। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन। सामने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आ गए हैं, देखते हैं क्या है। संख्याओं 130 व 280 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। और देखिए छठा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आ गया है इतना दूर में, और यहाँ पर क्या आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कोई। यहां पर देखेंगे बहुत सारे बच्चे अक्सर इसमें बच जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना, पर आपको नहीं करना है। तो देखते हैं हम सवाल को क्या है। 130 और 280 का एल्गोरिथ्म मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी क्या है 130 को यहां पे ले लेंगे और 280 इससे बड़ी है तो इसको बीच में ले लेंगे। अब इसका पहाड़ा पर ये कितना बार हो जाएगा आपका 2 बार, तो क्या कितना हो जाएगा 260। कितना बचेगा यहां पर 20, घटाने के बाद 20 बचा, और यहां पर जो जिससे भाग दिया जाता है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 130। अब इसका पहाड़ा पर ये कितना हो जाए, तो 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पे आता है 20, तो 10 दूना कितना हो जाता है 20। ये जो 10 आया है यही हमारा हो जाता है मासा। समझ पा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। अब देखिए हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या होता है सूत्र, ये होता है BQ प्लस R। ये होता है, जहां ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, ठीक है ना। इस तरह से हम लगा दिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है, इसको करने के बाद हम कैसे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, ये जो बीच में है भाज्य, इसको हम यहां पे लिख देंगे 280 बराबर भाजक क्या है 130, 130 को यहां पे लिखे, भागफल क्या आया 2 प्लस शेष क्या है 20 को यहां पर लिख लिए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में देखिए ये जो है, ये इसका भाज्य जो है इसको यहां पे लिख लेंगे 130 और बराबर में देखिए भाजक क्या है हमारा 20 और भागफल क्या आया है 6 और शेष क्या आ गया हमारा 10, नहीं शेष हमारा आ गया 0, क्या आया है शेष हमारा 10 आया है, ठीक है ना, शेष हमारा 10 आ गया यहां पर। इसके बाद देखिए अब यहां पर भाज्य क्या हमारा 20 है, भाज्य 20 भाज्य है, और भाजक क्या है, भाजक हमारा है 10, भागफल क्या है 2, शेषफल क्या है 0, तो यही भाजक ही क्या हो जाता है मासा। तो इसी तरह सेम आप सवाल कर लेंगे, इसको करने के बाद इस तरह लिख देंगे विभाजन क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, आपका क्वेश्चन लग चुकेगा। ऐसे ही लगाया जाएगा। आप कहिए कि इस तरीके से हम पहले कर ले तो नहीं कर पाएंगे, इसको पहले कीजिएगा, बहुत आसान होगा। ये पहला स्टेप इस तरह से इसको यहां पे लिख लेंगे, और ये जो चीज होता है भाजक इसको यहाँ पे और भागफल के साथ गुणा प्लस शेष कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह इसी से स्टेप वाइज स्टेप हम लिख के मासा निकाल लिए, ठीक है ना, इस तरह से निकालेंगे। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटे को सिलेक्ट करेंगे, इसको बना देंगे भाजक 272 और इसको बनाएंगे भाज्य 1032। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 3 बार जाएगा, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा 6 और 7 त्रिक कितना होता है 21 का 2 हो गया, और
3 दूना 6, 6 दो कितना हो जाएगा 8, 816 घटा लीजिए, 12 से 6 बच जाएगा और यहां पर क्या बचा 2, तो क्या हो गया 1, ठीक, और यहां से हो जाएगा 216। अब ये जो शेष है इसको हम भाजक बना देंगे और यहां पे जो भाजक था उसको भाज्य बना देंगे 272। अब देखिए कितना बार जाएगा, एक बार केवल पढ़ सकते हैं इसका फाड़ा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कितना, एक बार 216 लिख दिए, घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहां पे भी बचेगा 6 और यहां पे देखिए क्या बच जाएगा, यहां से जब एक गया यहां पर 12 हो गया, यहां पे बचा 6, 6 से एक जाएगा बच जाएगा यहां पे 5, ठीक, और यहां पर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो शेष है इसका जो भाजक है इसको हम यहां पे लिख लेंगे 216, 216, इसको ट्रे मेथड भी कहते हैं। अब देखिए ये कितना बार जाएगा, पढ़ लीजिए भाई। अगर देखिए 4 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 हो जाएगा और 5 चौक 20 तो हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, 3 बार पढ़िए। 6 त्रिक कितना होता है 18, 5 तिया 15, 1 16, 168 घटा लीजिए। अब यहां पे कितना आ जाएगा 8, 16 माइनस 8 कितना आता है 8, और यहां पे हो गया 0, इससे यहां से लेंगे हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 हो गया 4। अब इसके बाद क्या आएगा, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, हम दोबारा लिख देंगे और यहां पे आप 56 को लिख लेंगे, 56, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 48 से आप 56 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 48 से कम कितना हो गया 48, घटेगा कितना बचेगा, यहां पर 8 बच जाएगा और ये घट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे जो भाजक है इसको हम भाज्य बना देंगे, 48 यहां पर चला आ गया, ठीक। अब यहां पर देखिए 8 से कितना होता है 48, तो ये जो लास्ट वाला होता है जिससे हम भाग देके सब कुछ खत्म कर देते हैं, यही हो जाता है मासा। और मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, ठीक है ना, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। अब इसको हम एल्गोरिथम विभाजन के रूप में कैसे लिखेंगे उसको दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे आप लोग। पहला कैसे लिखेंगे, देखिए जो हमारा भाज्य इसको यहां पे लिख लेते हैं 1032 बराबर, भाजक हमारा क्या है 272 गुणे कितना बार, भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना आया 816, 816 हो गया। दूसरे स्टेप में देखिए जो यहां पर क्या है भाज्य है 272 को हम यहां पर लिखेंगे बराबर, भाजक क्या है हमारा 216, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या आया यहां पर, शेषफल क्या आया 56 आया, 56 को लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहां पर भागफल क्या है, ओ भाज्य क्या है 216, 216 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे भाजक क्या है 56, 56 को यहां पे लिखते हैं और कितनी बार पढ़े इसका पढ़ा 3 बार और शेषफल क्या आया 48, ठीक। और इसके बाद हम यहां पर देखते हैं क्या हुआ, 48 शेषफल आ गया। अब शेषफल क्या हो जाता है भाजक हो जाता है, और जिसमें हम जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य हो जाता है, तो 56 भाज्य हो गया, भाजक कौन हो गया 48, ठीक है ना। 48 को यहां पर हम लिखेंगे, पहाड़ा इसका कितना बार, एक बार पढ़ेंगे। शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा देखिए यहां पर 8 आ गया है, प्लस में हम 8 को लिख लेते हैं, ठीक। अब जो शेष आता है वही हमारा क्या हो जाता है भाजक हो जाता है और ये भाज्य हो जाता है, ठीक है ना। 48 हमारा क्या हो गया भाज्य। अभी आपको थोड़ा देर में जादू दिख जाएगा इस मार्कर में क्या चीज है, ठीक। हाँ 8 हो गया, 8 हमारा भाजक हो गया, तो भागफल हमारा क्या है 6 है, 8 से कितना हो जाएगा 48, तो शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल जब आ जाता है 0 तब यही क्या हो जाता है, यही मासा हो जाता है, मासा या सीएफ, ठीक है ना। इस तरह से साथियों आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे। इस तरह से इसको करने के बाद इसको आराम से लिख देंगे, कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका मासा निकल चुका है, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखेंगे हम क्वेश्चंस को। 7वां क्वेश्चन है, दिया गया मासा, इसका मासा दिया है 9, तो लासा 306, 657 का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। लासा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं इस सवाल को, समझे क्या, इतना का मासा दे दिया है 306, 657 का मासा दे दिया है,
मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है ना। और लासा इनका हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। 306 और 657 का लासा ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए एक सूत्र होता है, आपको मैं बता चुका हूं, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुणा बी। ए क्या है, पहली संख्या, बी क्या है, दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो इस पे हम लगा देंगे, एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा है समझो, ठीक। क्या बोलते हैं, चिंदी सवाल है, ठीक है। रखते हैं, संख्याओं का गुणा हम कर लेते हैं 306 गुणे 657। उसके बाद में एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम हमारा क्या है, नहीं पता। एलसीएम, एचसीएफ क्या है हमारा, 9 है, ठीक। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, समझ पा रहे इस बात को। तो हम इसको इसके नीचे कर देंगे। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 306 गुणे 657 बटा में क्या आ जाएगा, 9। जब इससे भाग देंगे इसमें गुणा करने के बाद, तो क्या आएगा, 22,338 आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है साथियों, इसको आप इसी तरह हल करेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे, एलसी क्या होता है, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये देखिए जादू हो रहा है, इसका कलर अपने आप बदलता है। अभी थोड़ी देर में काला हो जाएगा, उससे टाइम बाद हरा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए क्या क्या होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा हो, कमेंट में जाके तुरंत जय हिंद लिखिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसी को लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा, उस सवाल में रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो आप इसे बचपन से करते आए हैं, सबका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 6 का गुणन इधर कर लेते हैं हम, गुणनखंड 120 का कर लें, 120 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 छक होता है 12। यहां पर देखिए फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से कटने वाला है नहीं, 15 है, तो 3 से कटने वाला, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना। गुणनखंड क्या हो गया 120 का, लिख सकते हैं 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। हम लेते हैं हम क्या, 72 को, 72 का भाज्य गुणनखंड करते हैं 72, और ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो कितना आ जाएगा, 2 3 कितना होता है 6, 2 छक होता है 12, ठीक। फिर यहां पे देखेंगे 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 3 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3, इस तरह से आ गया। समझ पा रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहां पर 5 है, ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है ना। यहां पर हम 5 लिख देते हैं। फिर 72 को लिखते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 72 का गुणनखंड हो गया। अभी देखिए हम इसको अलग टाइप से थोड़ा कर लें। इसको 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 है, ठीक। 120 का हो गया। अब हम 72 का लिखते हैं, 72 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब यहां पर से देखिए 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, और 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2। 5 है नहीं, लेकिन हम 5 की पावर 0 रख दें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है 6, तो 6 को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2 3 हो जाता है 6, ठीक। तो 6 बराबर हम क्या लिख दिए, 2 3 6, 2 3 6, लेकिन देखिए इसमें भी 5 बना दे, इसमें भी 5 बना दिए, इसमें भी 5 बना दे रहे हैं, एकदम अच्छे समझिएगा। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, ठीक।
अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझ में आएगा तब बताइएगा, जल्दी से कमेंट हमें बताते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है मासा और लासा। मासा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो दी गई संख्याओं के गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात होगी वही हमारा मासा होगा। अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्याओं के गुणनफल ही मासा होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे मासा कितना कितना का, 120 का, 72 का और 6 का। क्या आएगा इसमें, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां पे देखिए, यहां पे भी 2 हैं, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5। लेकिन सबसे बड़ी घात देखिए, सबसे छोटी घात देखिए 2 है ना, यहां पे सबसे बड़ी घात है, यहां पर देखिए सबसे छोटी घात यहां पर 2 है, तो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी घात 3 में सबसे छोटी घात 3, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो हम 1 को लिखेंगे 2 को नहीं। ठीक है ना, गुणे में 3 को लिख लेते हैं। और 5 में देखिए सबसे छोटी घात क्या है, 0, तो 5 पे 0 का मतलब क्या, 1 ही रहता है, समझते हैं आप लोग अच्छे से। तो 3 दूना 6, 6 क्या है, इन संख्याओं का मासा है। ये 6 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः, नहीं सबसे बड़ी संख्या 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है ना, अब हम आते हैं लासा पर। लासा 120, 72, 6 का लासा निकालना है। तो जो दी गई संख्याएं होती है उनका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें जो उभयनिष्ठ संख्याओं का, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल ही क्या होता है, लासा होता है। तो देखिए यहां पर 2 है, सबसे बड़ी घात देखिए 2 का क्या है, 3 ही है, यहां पर देखा हमने 1 है, यहां पर भी देखा 3, यहां पर भी देखा 3, तो 1 को उठा लेते हैं, 2 के पावर 3 गुणे 3 पे आते हैं, सबसे बड़ा पावर देखिए यहां पे 3 पे 1 है, यहां पर 3 पे 2 है, यहां पे 3 पर 1, लेकिन हम 3 पे 2 वाला उठाएंगे, गुणे में 3 पर 2। फिर देखिए क्या आ जाए, 5 है, 5 पे 0, 5 पे 0 सबसे बड़ी घात लेंगे, 5 पे 1 सबसे बड़ी घात है, तो हम 5 पर 1 ले लेते हैं। ठीक, तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये 8 हो जाएगा, 2 का पावर, 2 पे क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, और गुणे में हम कर दिए 5, और यहां पे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, समझ पा रहे हैं। तो 8 बटे कितना होता है 40, 40 गुणे 9 कितना हो जाएगा 360। तो ये हमारा क्या हो गया लासा, एलसीएम निकल चुका है। इतने सहज क्वेश्चन साथियों पहले चैप्टर से पूछते हैं और बच्चे इसी चैप्टर से घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपको और आसानी से इसे हल करते जाना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो जय हिंद कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन 9वां और 10वां है, देखिए इसमें क्या है। ये देखिए बहुत अद्भुत सवाल है, इसमें बच्चे घूम जाएंगे, देखिए ध्यान देखिए इस पे। संख्या 3825 के 3825 के कह सकते हैं, ठीक है ना, के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड करें। क्या बोल रहा है, आपको समझ में आया क्या, नहीं आया? देखियो 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बना के हल करना है। अब ये वृक्ष कहां से आ गया, इसी गुणनखंडों का गुणनखंड कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बता रहे हैं अभी आएगा एकदम अच्छे से। इसका कीजिए आप गुणनखंड, ठीक है ना, 3825 का क्या करेंगे गुणनखंड। ये 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक, फिर देखिए किससे कटेगा, ये भी 3 ही से कटेगा, 3 चौक हो गया 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 425 आ गया। अब ये किससे कटेगा 5 से, 5 8 40 होता है और 5 25 हो जाएगा। फिर यहां पे लिखेंगे क्या 5, और आएगा यहां पे 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है ना, 3 बच रहा है, 5 सते 35, 17 आ गया। फिर यहां पे देखिए 17 एकम 17 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बोल रहा है वो हम करेंगे, ट्री बनाकर इसको हल कर देंगे। कैसे, यहां पर लिख लेते हैं 3825, ठीक। अब ये जो कहेगा यहीं पे सेटिस्फाइड होगा, इसके गुणनखंड
इसको 3 जो है इसको यहां पे लिख लेंगे। इस पे ध्यान देंगे साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे गुमराह हो जाएंगे, मतलब भटक जाएंगे, ठीक है ना। भटकना नहीं है आपको। यहाँ पे जो इसके बाद इसका गुणनखंड देखिए, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया, इसका, ये दोनों क्या है, ये इसका एक अभाज्य है और ये एक भाज्य संख्या है 1275। ठीक, अब फिर यहां पर देखिए इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहां पर 3 है, 3 को लिख लेते हैं। और दूसरा भाज्य गुणनखंड क्या है, 425, 425 को लिख लीजिए। अब 425 का एक अभाज्य गुणनखंड लीजिए, क्या आएगा, यहां पर देखिए 425 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 को लिख लेते हैं। और भाज्य गुणनखंड क्या है, 85 है, 85 को लिख लेते हैं। ठीक, और यहां पे देखिए 85 का क्या है अभाज्य गुणनखंड 5 है, और यहां पे क्या आ जाएगा 17। ठीक, अब इसको अगर हमें लिखना हो तो क्या करेंगे, 3825, यही ट्री मेथड इस तरह से सॉल्व कर देंगे। इसको आप साइड में कर सकते हैं, सीधे किताब में ऐसे लिख देंगे, एकदम मार्क पूरा फुल मिल जाएगा आपको। यहां पे 3825 का हम गुणनखंड इस तरह से लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, यहीं से अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, और ये लास्ट में 17 भी लेंगे। देखिए इतना का अभाज्य गुणनखंड भी आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन लग चुका है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है, संख्या 0.666, फिर डॉट डॉट, मतलब ये ऐसे चलता चला गया है 6 अनंत तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक गया, और p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करना है। अब ये p बाई क्यू का रूप क्या होता है, कोई भी भिन्न p बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है ना, कोई भी भिन्न p बाई क्यू के रूप में होता है, तो इसको आप भिन्नात्मक रूप में बदलना है। तो देखेंगे कैसे, कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में की जा सकती है, तो इसे भी हम करके देखते हैं अगर परिमेय संख्या है तो, ठीक है ना। तो कहेंगे माना x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस तरह से हो गया। इसके बाद में इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर लिखते हैं समीकरण, इसी तरह सॉल्व करेंगे आप, 1 में 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, आ रहा ना समझ में। जब गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में तो इधर हो जाएगा 10x, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6.666, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब कई बार 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10x, और इसको आप अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहां पे आप केवल 6 लिख दीजिए और प्लस में 0.666 लिख सकते हैं। ये देखिए जो यहां पर 0.66 का रिपीटेशन है, इसके बराबर है कि नहीं, समीकरण 1 के बराबर है ना। तो यहां पर x का मान रख देंगे, लिख देंगे यहां पे x का मान रखने पर, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2, समीकरण 2 में x, समीकरण 2 और 1 से, क्लियर हुआ। अब देखिए समीकरण 2 और 1 से यहां पे देखिए ये पूरा हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, 10x बराबर 6 प्लस x, आया क्या समझ में। इसके स्थान पे हम इसे रख दिए, फिर यहां से इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 आ गया। तो हम इसको यहां पर लिखते हैं x इक्वल टू 6/9, फिर यहां से हो जाएगा 2/3, x इक्वल टू 2/3, यही क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अगर समझ में आ रहा हो साथियों तो आप जय हिंद कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हम क्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, समझ पा रहे हैं ना।
ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि हर एग्जाम कहने का मतलब केवल बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि कहीं भी पहुंच जाता है। √2, √3, √7, √5 इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक को हल कर ले गए, सबको हल कर ले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेंगे माना √2 परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम पहले परिमेय मानेंगे, फिर यहां पे कुछ गड़बड़ी आएगी, उसके बाद में इसे अपरिमेय बोल देंगे, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे कैसा कर सकते हैं, √2 इक्वल टू p/q, ठीक है ना। जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सेम इसी तरह आपको बोर्ड में छाप कर आना है। तथा Q0 इक्वल टू 0, समझ पा रहे हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, सेम इसी तरह। इसके बाद अब सहभाज्य क्या होता है, इसको हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, फिर इसको हम पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं इस तरह से, 2Q इक्वल टू P। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। ऐसा कर लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे Q², यहां पे P²। तो इससे क्या दिखता है, अतः 2p² को विभाजित करेगा, अब क्यों करेगा भाई 2p² को विभाजित, इसको हम समझाते हैं। कोई भी संख्या अगर हम सिंपल संख्या को मान लीजिए, यहां पे p² इक्वल टू लिखा है, तो इसके गुणनखंड ही होंगे ना। अगर हम 10 बराबर लिख रहे हैं 2 × 5, तो क्या ये 2 5 10 को विभाजित नहीं करेगा, करेगा ना। अगर हम 5 × 5 लिखते हैं, 25 यहां पे लिख देते हैं, क्या करते हैं 5², तो क्या 5² को 5 विभाजित नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए इसका गुणनखंड है 5² का, ये गुणनखंड है, तो क्या ये 5 इसको विभाजित नहीं करेगा, करेगा। इसलिए हम लिख रहे हैं यहां पे 2p² को विभाजित करेगा। समझ पा रहे हैं ना, इस लाइन को आप समझेंगे सवाल एकदम आसान हो जाएगा। बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि इसका स्टेप कैसे याद करें, याद ही नहीं करना आपको, बस थोड़ा ध्यान में रखना है, होता चला जाएगा अपने आप, ठीक है ना। p² इक्वल टू इतना लिखा, मतलब p² की ये गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इससे नजर क्या आ रहा है कि 2p² को विभाजित करेगा, Q² भी p² को विभाजित करेगा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इसके बराबर है तो ये गुणनखंड है, ठीक है ना इसके। तो 2p² को विभाजित करेगा, तो इसलिए जब 2p² को विभाजित करेगा तो p को विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। अब कैसे हम इसको समझा देते हैं भाई। अगर 2 10 को विभाजित कर रहा है ना, तो 2 क्या 100 को विभाजित नहीं करेगा। तो अगर 2 100 को विभाजित कर रहा है तो 10 को भी करेगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर 2 100 को विभाजित नहीं करता तो 10 को भी नहीं करता, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा था पहले, यहां पे मान लीजिए हमारा 10² था, तो लिखे थे क्या, इसका गुणनखंड 2 लिखा था यहां पर। तो 2 10 को विभाजित कर रहा था 10² को, तो 2 10 को विभाजित करेगा, स्क्वायर हटा देंगे 10 2 को विभाजित करेगा, समझ पा रहे हैं ना इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको आप इसी तरह सेम नोट करेंगे और सीधा एग्जाम में छाप कर चले आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन फिक्स होता है।
2p को विभाजित करेगा, ठीक है ना। पुनः हम क्या मान लेंगे, पुनः p इज इक्वल टू 2c, ठीक है ना। क्योंकि हम जब p बराबर निकालेंगे, इस बात को हम एकदम फील कराना चाहते हैं, आप ध्यान देकर एकदम सुनिएगा। जब p का हम मान लीजिए वर्गमूल निकालें तो p स्क्वायर, p बराबर जब आया तो q का भी जो वर्गमूल आएगा, इनका मान लीजिए कुछ निकला होगा, 2 का तो हमने निकाल लिया भाई, 2 इसको विभाजित करेगा, तो यहां q के स्थान भी कुछ आया होगा तो उसको हम c मान लिए, तो कहेंगे जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक। पुनः हम कर दिए भाई, इसको पुनः कर दीजिए, है ना। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। P2C जहां C एक पूर्णांक है, P इक्वल टू 2C जहां C एक पूर्णांक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, जब C एक पूर्णांक है तो कहेंगे P का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2c आप यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर के स्थान पे 2c हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 2c स्क्वायर हो रहा है। तो क्या ये 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, जैसे हमने यहां पर समझा कि 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो भी यहां पर पलट गया है, 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर दिख रहा है। तो इसके गुणनखंड ये होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। उसी तरह जैसे पहले हमने बताया सेम उसी तरह है, समझ में आ रहा है ना। तो 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो लिखेंगे क्या, अतः 2, ब्लैक से लिख दें तो अच्छा रहेगा, अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसलिए जब q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, समझ पाए ना। अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है, ठीक है ना। इसको आप करेगा या करता है लिखेंगे तब भी सही रहेगा, हम लिख देते हैं करता है, इसलिए 2q को विभाजित करेगा। समझ में आया ना। अब देखिए यहां पर भी आप करता है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, बस सेंटेंस थोड़ा बनता रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए आप यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, इस सवाल को हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप इसे समझ सके, बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। अब देखिए यहां पे से क्या निकल गया, p अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उसका क्या है, गुणनखंड है कोई ना कोई, ठीक है ना। और वही संख्या 2 था, 2p को विभाजित कर रहा था, यहां पर देखिए 2p को विभाजित कर रहा था और 2q को विभाजित कर रहा है। मतलब ये दोनों का क्या है, अभाज्य गुणनखंड एक है ना, दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, निष्कर्षता लिखे या अतः, अतः p और q का दो एक उभयनिष्ठ, तो एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है।
दो एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए, क्या ए कहां से आ गया, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इसे समझेंगे थोड़ा सा, जब P और Q को हम यहां पे सहभाज्य मान चुके हैं, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा, आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर जब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो इस तथ्य का विरोधाभास होने लगा कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। समझ पा रहे हैं ना, इस तथ्य का विरोधाभास हुआ कि भाई P और Q तो सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्यों हुआ ये विरोधाभास, सोचिए थोड़ा। यहां पे गलत कल्पना के कारण हुआ है कि इतना परमेय संख्या है, ठीक है ना। यह लिख देंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं अतः, या फिर लिख देंगे, देखिए हम बता रहे हैं नीचे तो जगह नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि √2 परमीय संख्या है, आप इसे लिखेंगे या ना लिखेंगे, लेकिन इतना करने के बाद, अगर आप इसे नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इतना करने के बाद आप यहां पर लिख देंगे अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ पाए ना, इस तरह से आप इस सवाल को हल कर देंगे। आप इसको भी यहां पे इसके नीचे इसको जस्ट जोड़ देंगे, फिर इतना लिख देंगे तब भी सही है। अगर यहां पर आप सिद्ध कर देते कि भाई विरोधाभास हो रहा है कि ये P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, इसका विरोधाभास हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसे लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ भाई, कि हमने इसे मान लिया था कि परमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टार बना के इसे लिख लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला ही है, कैसे भी करके आ जाएगा, आप इससे बच नहीं पाएंगे। अगर 2 का नहीं आएगा, √3 का आएगा, √5 का आएगा, √7 का आएगा, इस तरह से आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसे स्टेप बाय स्टेप आप नोट कीजिए और सेम इसी तरह एग्जाम में छाप कराइए, ठीक है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम ध्यान से देखते हैं, इससे सहज ये क्वेश्चन है, समझिए कि बहुत सहज है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी कहेगा कि सिद्ध कीजिए परमेय संख्या है, तुरंत उसको क्या करते हैं, सिद्ध कीजिए परमेय संख्या कह रहा है ना, तुरंत इसको परमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा, ठीक है ना। तो कहेंगे माना 2 + √3 परमेय संख्या है। और जब परमेय संख्या है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 2 + √3 = P/Q मान सकते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य यहां पे भाज्य अभाज्य में ध्यान दीजिएगा, सहभाज्य मत कीजिएगा, सहभाज्य कीजिएगा, ठीक है ना। सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा।
फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू P/Q -2। फिर इसको कैसा कर सकते हैं, P क्या कर देंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 2Q, यहां पे हो जाएगा 2Q/Q, ठीक है ना। तो इससे क्या लग रहा है भाई, PQ क्या है, पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो यहां पर क्या कहेंगे हम, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या होता है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, जहां नीचे वाला क्या होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम यहां पे सब दे चुके हैं। तो जब P और Q पूर्णांक हैं तो क्या, ये मत कहिएगा सहाभाज्य भी बोले पूर्णांक बोले, यार सहाभाज्य है फिर भी पूर्णांक है, पूर्णांक है तो सहाभाज्य है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। तो P और Q पूर्णांक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए P - 2Q/Q परिमेय संख्या है। अतः √3 भी परिमेय के बराबर परिमेय होता है ना, तो जब ये परिमेय सिद्ध हो गया तो इसे भी हम क्या कर देंगे, परिमेय कह देंगे। परिमेय के बराबर ही परिमेय होगा, परिमेय के बराबर अपरिमेय होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो इतने बराबर ही है तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, कहेंगे अतः √3 परिमेय संख्या है, समझ गए ना। फिर क्या लिखेंगे, अतः √3 परिमेय संख्या है, तो जब √3 परिमेय संख्या हो गया तो ये पूरा संख्या क्या हो गया, परिमेय हो गया, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ गई, इस तथ्य का विरोधाभास होगा, हमें इस तथ्य का विरोध होगा कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे क्या, इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हो गया, समझ पाए ना। हम क्यों लिखे भाई, √3 अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात है अच्छे से, तो यहां पे परिमेय सिद्ध हो गया, तो इस तथ्य का विरोधाभास होने लगा कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे कि अतः, फिर लिख देंगे अतः 2 + 3, अतः 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए उस सवाल से कितना छोटा ये है, लेकिन नंबर उतना ही आएगा, उतने नंबर में ही आएगा। अब यहां पे संख्याएं केवल, अब देखिए इस 2 मॉडल का क्वेश्चन आपको बताए, अब इसमें कितनी भी संख्याएं बदल दे, लेकिन इससे कठिन आपके लिए नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि परिमेय संख्या 129/2/2 गुणे 5/7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये परिमेय संख्या, इसका शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना, आपको कैसे ज्ञात करेंगे मैं बताता हूं। देखिए कोई भी संख्या रहती है, अगर उसके हर में, कोई भी संख्या है उसके हर में 2n गुणे 5n के रूप में अगर उसका गुणनखंड है हर का, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, हमेशा शांत होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो जब इस रूप का है, क्या ये इस रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत ही होगा। लेकिन इसे हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं 5 और यहां पे लिख देते हैं 10, तो आराम से आप लोग 0.5 कह देते हैं। अगर हम लिख दिए 129/100, तो इसको आप आराम से कर देंगे 1.29। समझ पा रहे ना, आप आराम से कह देते हैं। अगर नीचे
100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, लाख हो जाता है। इस तरह के जब एक के बाद जीरो लगे होते हैं ऐसी संख्याओं में, तो आप आसानी से उसको भाग दे देते हैं। तो इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। अभी क्वेश्चन दिया परिमेय संख्या इतना का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और ऐसा भी कह सकता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसका शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, हमें दिया है संख्या 129, तो 129 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7। तो अगर देखिए 2 10 कब बनाता है, 2 गुणे 5 10 कब बनाता है, मतलब जीरो कब बनाता है, जब दोनों एक एक हैं तो एक जीरो बनाया। अभी देखिए 2 का पावर हम 2 कर दिए, 5 का पावर 2 कर दिए, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं पावर 2। यहां से क्या हो जाएगा 10 के पावर 2, क्या हो जाएगा 10 के बाद डबल जीरो हो गया। समझ पाए ना, यहां पे जितना पावर रहेगा दोनों के ऊपर, मान लीजिए पावर बराबर उतने जीरो आता है, मतलब जितनी बार 2 है अगर उतनी बार 5 है तो उतना जीरो बनेगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से बन गया। अगर इसका पावर 2 है तो 2 जीरो बना, दोनों का अगर जोड़ा मिला तो 2 जीरो बन गया, ठीक है ना। इस तरह से यहां पे भी हम समझेंगे, यहां पे 3 2 है, यहां पे 7 2 है। अगर हम 7 2 भी कर दें, यहां पे 2 के पावर 7 कर दें, यहां पे 2 का पावर भी 7 कर दें, तो यहां पर उतना 7 जीरो बन जाएगा, एक के बाद 7 जीरो। इस बात को समझिएगा यहां से, ठीक है ना। तो 7 जीरो जब बन जाएगा तो आसानी से हम दे देंगे, समझ आएगा ना। तो हम देखते हैं इस सवाल को करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। तो यहां पर हम 2 के पावर 7 कैसे कर पाएंगे, इसके बराबर कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 129 2 के पावर 7 करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे 2 के पावर 4 से गुणा करना होगा, ऊपर नीचे 2 के पावर 4 से। अब देखिए ये आधा आधा बराबर है, जुड़ के 7 बना देगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाता है 16 हो जाता है, 129 गुणे 16 अपान क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए पावर पावर जुड़ जाएगा तो 2 के पावर 7 हो गया गुणे 5 के पावर 7 हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका जब गुणा करेंगे 16 और 129 का तो 2064 आएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखिए पावर सेम है दोनों का, तो हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं के पावर 7। यहां से देखिए क्या हो जा रहा है 20 64 हम लिख दिए 2064, और यहां पे हो गया 10 के पावर 7। तो आसानी से 10 के पावर 7 को आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, इसको हम कर सकते हैं 20 64 लिख दिए यहां पर, और एक के बाद 7 पावर है, 7 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 7 7 जीरो लगा दिए। अब देखिए यहां पे आसानी से आप कर सकते हैं 20 64 लिख दीजिए। अब यहां से गिन लीजिए, 7 आना चाहिए ऊपर, 7 स्थान पे दशमलव होना चाहिए, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। गिन लीजिए भाई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ ना, यहां पर हम आसानी से लगा दिए, यही हमारा आंसर हो गया। समझ पाए ना, अगर आपको देना होता आंसर फिर भी यही आता, जो आंसर आया है ना यहां पर आप अगर गुणा भाग करते फिर भी यही आता, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ जाता। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा, और बोर्ड में अगर आता है तो आप इसी तरह इसको लगाएंगे, ये नहीं कि इसको आप 5 को 7 बार करेंगे ऐसा करेंगे, ये यही नियम है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 14वां क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1331 अपान 1250 का शांत दशमलव प्रसार। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के वही वाली बात एकदम है, ठीक है ना। तो ये बताना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। बताना है आपको कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब यहां पर तो हमें पहले दिख रहा था 2 के पावर यम है, ठीक है ना, और इसका पावर यन है, समझ पा रहे हैं, मतलब कि इसका 3 है इसका 5 है। किसी भी संख्या के हर में गुणनखंड अगर 2 5 का है और अन्य कोई संख्या नहीं है तो वह शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो इसका अगर हम क्या कर दें, हर का गुणनखंड कर दें और उसके गुणनखंड में 2 और 5 हमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा कि ये शांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, लंबी विभाजन प्रक्रिया का ज्ञात नहीं करना, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, दिया है
दिया है, क्या करेंगे हल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1351 है ना, हाँ 51 और 1250, 1351 बटे 1250, हर का गुणनखंड करने पर हर 1250 का गुणनखंड। तो कैसे निकाल पाएंगे 1250 का गुणनखंड, कर लीजिए साइड में 1250 को गुणनखंड निकालिए, 1250 2 से कटेगा, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 4 और यहां पे आएगा 5, और यहां पर देखिए क्या 5 लास्ट में, तो 5 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कम 5 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, और 5 दूना जब 10 हो गया तो यहां से क्या बच गया 4 बच गया, तो 5 नवा कितना होता है 45 से 29 आ गया। कुछ गड़बड़ है भाई, इसको दोबारा देखते हैं हम लोग, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इसको करने में। 2 छक 12 हो गया, 2 दूना 4, ठीक, एक बचा, 2 पच्चे 10 हो गया, 625 आया, यहां पे गड़बड़ हुआ था, 625 25 का वर्ग है, ठीक है ना। तो यहां से हम 5 काटेंगे, 5 से कम 5 हुआ, और यहां पे कितना हो गया 12, तो 5 दूना 10 और 5 में 25 हो गया। फिर यहां से 5 लेते हैं, 5 दूना 10 हुआ, फिर ये 2 बच के यहां पे गया, समझ पा रहे हैं ना, 2 यहां पे गया तो 25 हो गया, फिर 5 में 25 हो गया, फिर देखिए 5 का पढ़ना पड़ गया, 5 बार 25 हो गया, फिर 5 का पढ़ना पड़ दीजिए 5 बार, अरे 1 बार 25 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 2 का पावर कितनी बार, अरे 5 का पावर कितना 4 हो गया, और 2 का पावर 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे चलेगा ना, क्योंकि आपको ज्ञात हो गया ना का गुणनखंड 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 4 है। तो लिखेंगे अतः 1250 का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 1351 बटे 1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लग चुका है, अब इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सेम इसी तरह बोर्ड में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हमारे ये क्वेश्चन है 16 और 17, लग यहां पर शायद क्रम बिगड़ सकता है, इससे पहले 14 था या 15 हमें याद नहीं, बस आप लोग समझ जाइए। जो इससे वाला पहले क्वेश्चन था, जो इससे पहले वाला, उसको आप दशमलव प्रसार भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले को किया था। तो हम समझेंगे यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। सेम वही सवाल है, उसको रिवर्स कर दिया, उसको पलट दिया, ठीक है ना। तो क्या दिया है, कितना को हमें दिखाना है, शांत है या अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो आप क्या करेंगे 17/90 क्या है 90, ठीक है ना। तो 90 का गुणनखंड, बस ऐसे लिखना है, 90 का गुणनखंड कितना है, 90 का गुणनखंड निकाल सकते हैं आप लोग 90/2, ठीक है। तो आएगा कितना 45, फिर इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 होता है, और 3 पचे 15, फिर यहां पे कितना आ गया 3 पचे 15, 5 से कट गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 90 का गुणनखंड 2, 3 2 बार है, 3 के पावर 2 गुणे 5 है, ठीक है ना, इतना है। तो लिखेंगे 90 का गुणनखंड
2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए 17/90 क्या लिखा है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, का दशमलव प्रसार यहां पे लिखेगा, का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लग चुका। इस तरह से हल कर देंगे इसको, समझ में आया ना सारी चीजें। इसको क्या करेंगे, 90 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, निकाल लिए, कहेंगे 90 का गुणनखंड, इस देखिए इतने पावर यहाँ पे 3 बेसी आ गया ना, हमें बस चाहिए 2 के पावर m और गुणे में 5, मतलब बटे में क्या चाहिए हमें, 2 गुणे 5 चाहिए, उसका पावर कुछ भी रहे हमें दिक्कत नहीं करता, उसके अन्य कोई संख्या ना आए, 2 और 5 के अलावा उसी गुणनखंड में अन्य कोई संख्या ना आए तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए इन दोनों के अलावा ये बीच में कहां से आ गया, ठीक है ना, ये बीच में आके इसको बेकार कर दिया, तो कह देंगे कि 17/90 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, यहां पे आप ऐड कर सकते हैं का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, अब यहां पर हमारा है 17वां क्वेश्चन, क्या है, 241/4000 है ना, 4000 बराबर 241/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। तो m और n के मान ज्ञात कीजिए, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर मतलब कि ऋण नहीं है, मतलब कि धनात्मक है, समझ रहे हैं ना, यहां पे मत बचिएगा, ऋणेतर मतलब क्या होता है, ऋण नहीं है धन है, ठीक, तब धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसको कैसे करेंगे, दिया है क्या हमें, 241/4000, 241/2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ऐसा हमें संख्या दे दिया है। ठीक है ना, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, तुलना, तो इसलिए क्या करेंगे, 4000 बराबर क्या लिख देंगे, 2 के पावर m गुणे में 5 के पावर n। तब इसको भी 2 गुणे 5 में लिखना होगा आपको, तो कैसे लिख पाएंगे, इसका गुणनखंड निकालकर, तो आपको पता है 5 चौक होता है 20, ठीक है ना, लेकिन आप इसको आराम से गुणनखंड कर लीजिए, हम क्योंकि फालतू में आप परेशान हो जाएंगे अगर कोई मिस्टेक कर दिए बीच में, इसलिए यहां पे आसानी से जब ऐसा सवाल आएगा गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 2 हो गया, फिर डबल 0 हो गया, फिर 2 एकम 2, 3 0 लगा दिए, फिर 2 लिखेंगे तो 2 5 10 हुआ, यहाँ पे 2 0 लगा, फिर देखिए यहां से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, जब तक 0 रहेगा, जब तक लास्ट में सम संख्या रहे या 0 रहे तब तक 2 से कटता जाता है। तो यहां पर देखेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 5 10, इस तरह से हो गया। अब देखिए 2 से कटने वाला नहीं है, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, और जब 5 में आ गया तो 5 से ही कटेगा, तो 5 दूना होता है 10, फिर 5 में 25 हो गया, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, आपको दिख रहा है ना। तो देखिए यहां पर क्या निकल के आ गया, 4000 बराबर 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और गुणे में क्या है, 5 के पावर कितना, 1 2 3, ठीक, 2 के पावर, अरे क्या, 5 के पावर 3, इस तरह से हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतने के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3 बराबर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n लिखेंगे। दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर क्या आ गया, m इक्वल टू, देखिए 2 का तुलना कीजिए, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और 5 5 का देखिए n इक्वल टू क्या आ गया 3, इस तरह से निकल गया दोनों का।
क्लियर हुआ? अगर यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता, कह देता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते? आप इसको कर लेते, तो इसको कर लेंगे आप क्या, 241 बटा 2 के पावर 5 गुणे में 5 के पावर 3। तो जीरो बनाने के लिए 5 का भी पावर 5 होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, 241 बटे 2 के पावर 5 गुणे में 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 और ऊपर भी कर देंगे 5 के पावर 2। तो हो जाएगा क्या, 241 गुणे 25 बटे में क्या, बटे में हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 5। ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पे देखिए इसका गुणा कर देंगे 241 का 25 में और यहां पे 10 के पावर 5। इस तरह से जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आप कर सकते हैं। देखिए 25 से कम हो जाएगा, 25 का लिख देंगे 5, हासिल आ गया 2, 25 चौका कितना होता है 100, 100 तो हो गया 102 का 2 लिख देंगे, हासिल आ गया 10 और 25 दूना 50 और 50 10 कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना, इतना हो गया। और बटे में कितना, 1 लिखने के बाद 5 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया ना। अब देखिए 5वें स्थान पे होना चाहिए, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं 0, देखिए 1 2 3 4 0.0602 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यही हमारा हो गया दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। अब इससे अगले हम रैखिक समीकरणों को हल करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतने क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही इसमें से कोई मार्क आपका मतलब कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। और पूरे लगन से कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसको 2 बार देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को नोट करके एकदम अच्छे से लगाइएगा घर पे। अगर लग गए तो साथियों जरूर आप पूरा का पूरा मार्क ला सकते हैं। इस चैप्टर से आप 5 नंबर का 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ अपने क्लास की समाप्ति करते हैं। तो जय हिंद।